नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बजट के ठीक एक दिन पहले क्या रणनीति होनी चाहिए, बजट में कौन सी चीज़ों को लेकर के बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, बजट के पहले क्या कैश पर ही रहना सही रहेगा या फिर कहीं कुछ खरीदारी की जा सकती है, इन्हीं तमाम सवालों को सुलझाने की कोशिश आज के हमारे इस महत्वपूर्ण दिन होने वाली है। और आज अगर बात करें बाजार की, बाजार में उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिल रहा है। शुरुआती झटके के बाद बाजार में काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिली और जिस तरीके से आज का जो इंट्राडे लो था वहाँ से बाजार में एक अच्छी खासी रिकवरी आई है। 24,362 का लो लगाने के बाद 24,595 का हाई देखने को मिला, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में एक बार फिर से ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा बाजार हल्का हुआ है और 24,494 का स्तर देखने को मिल रहा है। अभी करीब 37 अंकों की गिरावट इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो अगर हम देखें तो अब थोड़ा सा बुल्स जो है, जो मिड कैप में और स्मॉल कैप में जो रिकवरी आई है उससे थोड़ा सा बुल्स की स्थिति थोड़ी बेहतर दिखाई दे रही है। 1550 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़त दिखा रहे हैं, 1019 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। और बड़ा सवाल वही, कल के बजट के दिन बाजार की दिशा क्या एक तरीके से तय होगी और क्या बजट के बाद बाजार गिरेगा या फिर से बाजार को एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी जिससे आने वाले दिनों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। और आज के इस खास दिन पर हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर रवि सिंह जी मौजूद हैं और बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में दर्शकों के प्रश्नों की टिप्पणियां आई हैं सर, और बहुत लोग कह रहे हैं कि आज 3,000 का आंकड़ा पार होगा। रवि जी जो है आ चुके हैं, तो आज सावन का पहला दिन भी है, गुरु पूर्णिमा का दिन भी है और कल बजट का दिन भी है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आज का। और क्या कुछ उम्मीदें आपकी हैं सर बजट को लेकर के? आज चुन के लिए खास तैयारी हम लोगों ने की है, लेकिन ओवरऑल बजट को लेकर के और बाजार को लेकर के आपकी तैयारी कैसी दिखाई दे रही है सर? देखिए विपुल जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम और आज आपके स्टूडियो से मैं शो कर रहा हूँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी टीम को आज थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा होगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सर इस समय बजट की तैयारी अगर आप करने के लिए बैठे हुए हैं तो आप सही प्लेटफॉर्म पर हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, क्योंकि आज चुन के स्टॉक आपने पहले ही बता दिया है कि हम लोग जब बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि बजट पे किन सेक्टर पे कौन से स्टॉक्स को लेना है, फोकस रखना है और ऐसी बास्केट बनाने की कोशिश करेंगे जो आपको लंबे समय के लिए यहाँ पर प्रॉफिट दे पाए। बजट का तो फ़ायदा दे ही दे। दूसरी तरफ इस समय आपने अभी निफ्टी की बात करी है, देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि निफ्टी के लेवल्स यहाँ पर थोड़ा सा आपको अप एंड डाउन जरूर देखने को मिलेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कह सकता हूँ कि बजट की एक्सपेक्टेशन में मार्केट पे नेगेटिव रहने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, पहला। दूसरा, डिप पे बाय की स्ट्रैटेजी का मतलब है कि अगर मान लीजिए जैसे अभी मार्केट में अभी आपने 36 पॉइंट का करेक्शन देखा है, अगर आगे आने वाले समय में थोड़ा सा करेक्शन और बढ़ता है तो आपको डिप पे बाय की ही स्ट्रैटेजी रखनी है। जिन स्टॉक्स में आप बने हुए उन स्टॉक्स में अभी कोई खतरा नहीं नज़र आ रहा। बजट के दिन या बजट के 1-2 दिन में मार्केट में अभी रैली का सेंटीमेंट और बनेगा, जैसे जैसे डिकोड होगा तो वो पूरी तैयारी आज आपकी यहाँ पर करेंगे। फिलहाल आप जिन स्टॉक्स में फंसे हुए हैं, जिन स्टॉक्स में आपकी पोजीशंस है, उनके सवाल जरूर पूछिए, लेकिन किसी भी स्टॉक को एग्जिट करने से पहले 100 बार जरूर सोचिए, क्योंकि इस समय मार्केट में हो सकता है कि आपको लगे कि आपका स्टॉक आपने जो खरीदा कहीं गलत स्टॉक तो नहीं खरीदा, या फिर आपको ये लग सकता है कि इस स्टॉक में प्रॉफिट कम आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रॉफिट इसमें ना आए, मेरा लॉस आ जाए। तो अभी इस पूरे प्रोग्राम में आपको ये सोल्यूशन मिलेगा विपुल जी, और हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। फिलहाल अभी स्ट्रैटेजी के हिसाब से आप मार्केट में अगर बने हुए हैं तो बिल्कुल बने रहिए। पहला, निफ्टी की साइड पे अगर मैं जाता हूं तो निफ्टी की साइड पे थोड़ा सा बाइंग मोमेंटम डिप पे वापस से देखने को मिलेगा, तो लोग के पास जो एक सपोर्ट है उसी सपोर्ट का फायदा उठाइए, वहां पर आता है तो वापस से बाई की स्ट्रैटेजी बनानी है। चलिए, तो इस बीच सर अभी आपने ओपनिंग स्पीच अपनी समाप्त नहीं की और 1100 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ शुरुआती 5 मिनट में जुड़ चुके हैं। तो जो हमारे दर्शकों की टिप्पणियाँ आ रही हैं कि आज आप स्टूडियो आए हैं तो हो सकता है कुछ नया रिकॉर्ड जो है वो बना करके जाएं, तो मुझे तो लग रहा है कि शायद जो है आज जो है अच्छा दिन है और नए रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन आज का दिन हमारा फोकस, जैसा हमने कहा कि बजट पर ही रहेगा, तो आज इकोनॉमिक सर्वे आया है, जरा ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें वहाँ पर कही गई। उसके बाद आपके प्रश्नों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन चूंकि आज हमारा फोकस बजट पे है तो जरा इकोनॉमिक सर्वे के ग्राफिक्स लेकर के आइए स्क्रीन पर और एक एक चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहा गया है इकोनॉमिक सर्वे में। इकोनॉमिक सर्वे में आपको बता दें एमएसएमई में बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है, ये कहा गया है। इसके अलावा
मैन्युफैक्चरिंग में चीन की चुनौती से कुशलता से निपटना होगा। ये तमाम बातें इकोनॉमिक सर्वे में कही गई हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट और गहन बनाने की आवश्यकता है। ये तमाम बातें जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे में कही गई हैं। युवा आबादी के स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है, इसको लेकर के बातचीत की गई है। इसके अलावा महंगाई को लेकर के भी जो है बातें यहाँ पर कही गई हैं। निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित किया जाए। हमने देखा है प्राइवेट कैपेक्स को लेकर के बहुत सारी चिंताएं जो है वो जाहिर की गई थी, तो इस इकोनॉमिक सर्वे में इस पर खास तौर से जो है जिक्र इसका किया गया है। ग्रोथ के लिए कृषि की क्षमता को पहचाना जाए। कृषि क्षेत्र को लेकर के लगातार कंसर्न बने हुए हैं और वो जो है इकोनॉमिक सर्वे में भी दर्शाया गया है। हरित परिवर्तन की फंडिंग को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। शिक्षा और रोजगार के अंतर को घटाने की आवश्यकता है। रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है और जिसको लेकर के लगातार विपक्ष भी हमलावर रहा है, तो इस इकोनॉमिक सर्वे में इस पर जो है राज्यों की क्षमता पर फोकस करने की आवश्यकता है। देश को अगर आगे बढ़ना है, देश की ग्रोथ को अगर आगे बढ़ना है, इस बात का भी जिक्र जो है इकोनॉमिक ग्रोथ के आंकड़ों में कहा गया है। खाद्य महंगाई 2 वर्षों से ग्लोबल चिंता का विषय बनी हुई है। फूड इन्फ्लेशन निश्चित रूप से भारतीयों की किचन की जो समस्याएं हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं टमाटर भी 100 रुपये से ऊपर पहुंचता हुआ दिखाई दिया, बाकी सब्जियां काफ़ी महंगी हैं। देश में कम बरसात, जलाशयों के घटते जलस्तर से चुनौती जो है वो बढ़ती है और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ख़ास तौर से अभी जो मानसून रहा है वो काफ़ी अनइवन देखने को मिला है। कहीं पर बहुत ज़्यादा बरसात है, कहीं पर बरसात बहुत कम हुई है। आपको बता दें FY24 में खाद्य महंगाई दर 7.5% और FY23 में 6.5% थी। तो ये निश्चित रूप से RBI के लिए एक बड़ी चुनौती और सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। FY24 में प्रतिकूल मौसम ने खाद्य उत्पादन को बाधित किया है और अब क्या इससे निपट पाएंगे, ये बड़ी चुनौती होगी। परिवहन संबंधी रुकावटों से भी टमाटर की कीमतें बढ़ी हैं। ये इकोनॉमिक सर्वे में भी इस बात का जिक्र किया है। रबी में बेमौसम बरसात, खरीफ में बुआई में देरी से प्याज महंगा हो गया है, इसको भी जगह दी गई है इकोनॉमिक सर्वे के अंदर और इसको लेकर के तमाम बातें कही गई हैं। सर, इन्फ्लेशन मेन मुद्दा बना हुआ है, रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। क्या इन चुनौतियों से निपट पाएगी सरकार इस बार के बजट में? देखिए, इसमें बजट इस समय जुलाई में आ रहा है, इसलिए इकोनॉमिक सर्वे जो है वो उस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। एक दो चीज़ें मैं यहाँ पर हाईलाइट करूँगा। एज ए इन्वेस्टर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जून, जुलाई और अगस्त का जो महीना होता है, इसमें जनरली आपको फूड इन्फ्लेशन और थोक महंगाई दर में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलती है और उसके पीछे की 2 खास वजह है। एक तो जिस तरीके से ग्राफिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि बारिश की वजह से बहुत सा जो है वो नुकसान देखने को मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन में कमी देखने को मिलती है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं वो काफ़ी हद तक वर्क करते हैं और इसी वजह से आपने बिल्कुल सही कहा, इस समय सब्जियों के दाम सोने के बराबर पहुंच रहे हैं। टमाटर 100 से 120 रुपए किलो, प्याज 50 से 60 रुपए किलो, आलू जो 10-20 रुपए किलो मिलता था वो 50 रुपए किलो पहुंच गया। भिंडी की बात करें तो 200 रुपए किलो है, बीन्स की बात करें तो 200 रुपए किलो है। तो ये एक स्ट्रक्चर ये दिखाता है कि जो ये समय आता है, जब बरसात का समय होता है, तो जनरली यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ सा नजर आता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से भारत की पैदावार बढ़ी है, सरकार का कृषि पे फोकस रहा है और आपने तो आज जिस हिसाब से केमिकल स्टॉक्स में आग लगी है उसको अगर यहाँ पर फोकस करें तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ टेम्परेरी एक सिचुएशन है, लेकिन आगे कंट्रोल होती हुई नजर आएगी। और स्टॉक की तो बात कर ही लेते हैं, अब आपने बात ही वो खोल दी है तो इस समय पहला स्टॉक जो फोकस आ रहा है वो है NFL। इस समय अच्छे अग्रेसिव तरीके से दिखाई दे रहा है, जाएगा 102 रुपए तक। दूसरे स्टॉक की बात कर लें तो वो है फैक्ट, जो कि अपने पूरे फैक्ट को पीछे छोड़कर अगले फैक्ट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि यहां से भी अभी 8 से 10% की रैली दिख सकती। स्टॉक है, बने रहिए, नहीं है तो फिर NFL की तरफ फोकस करिए। 155 से 160 के बीच में, 162 के बीच में मिलता है तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन जिस तरीके से इकोनॉमिक सर्वे आता रहेगा, हम स्टॉक की चर्चा करते रहेंगे। और विपुल जी तो वैसे भी इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं और लास्ट में आपको एक शायरी भी जरूर सुना के जाएंगे, मैं याद पहले दिला दे रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो NFL का जिक्र भी आया है, खरीदारी करने की सलाह है। 160 का लेवल 10% ऊपर है और इस पर क्या कुछ खबरें हैं वो भी हम जरा बजेंगे स्टॉक्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज दिन जो है वो फर्टिलाइज़र और केमिकल शेयरों का ही देखने को मिल रहा है और यहाँ पर क्या कुछ और संभावनाएं हो सकती हैं, इसको भी हम डिटेल में बातचीत करेंगे। बड़ी संख्या में लोगों के सवाल हैं। सबीहा सैयद जी का पहला सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं सर प्लीज़ आज सबीहा का भी क्वेश्चन ले लीजिए। बिल्कुल, कह रहे हैं विपुल सर और रवि सर जी वोल्टास और वेदांता का, वोल्टास पे जिक्र कर लेते हैं क्योंकि गर्मी जिस तरीके से अभी भी नॉर्थ के अंदर बनी हुई है,
कह रहे हैं कि अभी क्या करें, होल्ड करें या सेल करें, स्टॉप लॉस टारगेट क्या होना चाहिए। अभी आपने ये तो बताया नहीं कि आपने किस भाव पर लिया हुआ है, लेकिन फिर भी चलिए एक जिक्र जो है इसका हम कर लेते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि 0.25% की बढ़त है। 1479 का लेवल देखने को मिल रहा है वोल्टास में। सर अभी ये जानना चाह रही हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट इनको अपने लिए क्या रखने चाहिए। विपुल जी, पता नहीं क्यों मन बड़ा बेचैन हो जाता है, मन करता है कि स्टॉक को लीक ही कर दिया जाए और मैं इसलिए आपसे ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अब हमने बनाया तो है कि एफएमसीजी में कौन से स्टॉक लेने हैं। अब उसमें वोल्टास तो नहीं है फिलहाल, लेकिन हाँ ये है कि वोल्टास में अगर आप बनी हैं तो बिल्कुल बने रहें और 1430 का एक स्टॉप लॉस लेकर चलें। आप साइड टारगेट देखते हैं तो 1530 का। और फिर से बोलता हूँ, आज की बास्केट में एफएमसीजी के 2 स्टॉक मैंने शामिल किए हैं और उन स्टॉक्स की चर्चा, विपुल जी परमिशन नहीं दे रहे, पीछे से इशारा कर रहे हैं थोड़ा सा रुको 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 सर, ऐसे मत करो। तो जैसे जैसे बजट की चर्चा होती रहेगी स्टॉक्स हम आपको देते रहेंगे और आज पूरे प्रोग्राम को आप बने रहना है, इसलिए बने रहना है क्योंकि हम स्टॉक जो है वो बीच बीच में आपको देते रहेंगे जिससे कि आप अपना पोर्टफोलियो चमका भी सकें और चढ़ा भी सकें, बना भी सकें और आगे अपने पोर्टफोलियो पे अच्छी चमक देख सकें। बिल्कुल, तो ये बने रहिए कार्यक्रम के आखिर तक हमारे साथ, क्योंकि आज पूरा फोकस सिर्फ बजट पर रहने वाला है। और इस बीच हार्दिक पटेल जी का सवाल ले लेते हैं। और पटेल साहब ने पूछा है रेलवे शेयरों के बारे में, कह रहे हैं सर आरवीएनएल, राइट्स, इरकॉन के बारे में एक बार बात कर लें। काश आरवीएनएल के बारे में बता दो कहाँ तक जा सकता है। ये एक ऐसा सेक्टर रहा, लोगों ने बहुत कमाई भी की, लेकिन बहुत सारा वर्ग ऐसा भी रहे जिन्होंने बिल्कुल पीक पर जा करके खरीदारी की है। उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी, और क्या ये स्टोरी ख़त्म हो गई है? बहुत लोग कह रहे हैं बहुत महंगे हो गए हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी? आज फिर से एक बार दोबारा जान लौटती हुई दिखाई दे रही है रेलवे के शेयरों में और बहुत लोगों के सवाल भी आए हैं। तो राइट्स, इरकॉन, आरवीएनएल, इन सब में अब क्या करें? पूरा मुनाफा बुक कर लें, मौका है ये निकलने का, या बने रहें अभी? विपुल जी भाई आप अब अलाउ करो, एक स्टॉक तो बताना पड़ेगा। एक स्टॉक बता दीजिए, चलिए ठीक है, ताकि हमारे दर्शक आखिर तक बने भी रहें। और तो जी सर अलाउ करा है विपुल जी ने, तो पहला स्टॉक बजट से रिलेटेड कल के दिन के लिए कंटिन्यू रखना है, वो है इस समय इरिकॉन। 320 रुपए आ गया हमारे आपके बात करते करते और चलेगा 335 रुपए तक। तो बिना सोचे समझे पहले खरीदिए उसको, बाद में देखते हैं कि अगले को क्या करना है। और इस समय पूरे रेलवे स्टॉक्स में प्रॉफिट बुक नहीं करना है। आरवीएनएल की आप चिंता कर रहे हैं, 650 आएगा तब चिंताएं होंगी दूर, करेंगे हम प्रॉफिट बुक। और अभी के जो स्टॉक है उसमें पहला स्टॉक है इरिकॉन और दूसरा जो स्टॉक है वो हम आगे और चर्चा में लेके आएंगे, लेकिन चुन चुन के स्टॉक में भी आज है इरिकॉन। तो इसलिए पहले से ही मैंने कर दिया है, आपको बता दिया है कि रेलवे काउंटर पे अगर फोकस कर रहे हैं तो टॉप स्टॉक पे अगर जाते हैं तो वो है इरिकॉन। अब बात कर लेते हैं कि आपने अगर आरवीएनएल, आईआरएफसी, टेक्स इंफ्रा, जेडब्ल्यूएल, आईआरसीटीसी, टेक्स रेल, टीटागढ़ और कॉनकॉर रखे हैं तो बिल्कुल बने रहिए, किसी की मत सुनिए, किसी की मत देखिए। कोई चैनल अगर बोलता है कि सेल कर दीजिए, प्रॉफिट बुक कर दीजिए, तो मुझे लगता है कि चैनल को थम्स अप कर दीजिए, बट खुद कुछ मत करिए। और करना है आपको इसको कल दोपहर तक, यानी कि कल 12-1 बजे के आसपास तक उसको देखना है। वैसे मुझे लगता है कि घोषणाएं इतनी होंगी कि ये स्टॉक अभी और मल्टी बैगर स्टोरी बनाएगा, लेकिन आरवीएनएल 650 के पास चाहे तो 20% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आपको रेलवे में करनी है आज ये स्ट्रैटेजी। इरकॉन सबसे पसंदीदा शेयर है यहाँ पर, लेकिन एग्जिट करने की सलाह भी नहीं है। और अभी जो है कम से कम कल दोपहर तक अनाउंसमेंट एक बार सुन लीजिए, उसके बाद जो है उम्मीद है रवि जी को कि यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें जो है वो घोषणाएँ जो हैं वो हो सकती हैं। और 15 मिनट हुए हैं हमारे कार्यक्रम को शुरू, 15 का 13-14 मिनट ही हुए हैं और अब करीब 1650 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ इस समय लाइव जुड़े हुए हैं सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से। बाकी हमारे फेसबुक पर, हमारे मनी9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। जितना हो सके वह अपने इस लिंक को जो है अपने फैमिली ग्रुप के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो मिस इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम और बाकी जगहों से पहुंच रही है आप तक, वो जो है आप उससे दूर रहें और सही रणनीति शेयर बाजार के बारे में बना सकें। विपुल जी मुझे भी थोड़ा सा अलाउ कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, अरे सर आपका कार्यक्रम जी। देखिए पहली बात है कि ये मैंने पहले भी कहा है भैया, ये नहीं चलेगा कि आपने एक दिन 1600 लोग आ गए, एक दिन 1100 लोग आ गए और आज 2000 लोग पहुंच गए। सर क्यों उन लोगों का धोखा पहुंचा रहे हो? मंडे, एवरी मंडे मैं आपको यहाँ पे 1 से 2 अवेलेबल होता हूँ। दोस्तों के साथ शेयर करिए, पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं। और टेलीग्राम और इंस्टा से तो बिल्कुल बच के रहिए। मैं रीसेंट एक स्टोरी आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी ने मेरी इंस्टाग्राम पर एक आईडी बनाई और
क्लाइंटों से बोला कि आपकी उनकी सर्विस मिल रही है बढ़िया, आप हमको पैसा जमा करिए, हम आपको ये स्टॉक बाय कराएंगे। भैया मैं ऐसे कोई नहीं, ये आज चुन चुन के स्टॉक में बैठे हैं, सारे स्टॉक्स फ्री हैं, कोई ऐसे चार्जेस नहीं है, दबा के लीजिए, दबा के कमाइए और घर वालों के साथ एंजॉय करिए, बजट होता रहेगा, इवेंट होते रहेंगे। तो फिलहाल किसी और टेलीग्राम चैनल या किसी और सोशल मीडिया को करिए बाय बाय, आइए मनी लाइन पे, लिंक शेयर करिए जल्दी से जल्दी, जिससे अपना फायदा न मत देखिए। जब अगर मैं फ्री सोच रहा हूं तो आप भी अपने उन दोस्तों के बारे में सोचिए जो आपके साथ बेचारे फंसे हुए हैं, स्टॉक मार्केट पे गलत धारणाओं पे जी रहे हैं, उनको भी बचाने की कोशिश करिए। आज हाथ जोड़ के आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो प्लीज आप लोग जल्दी से जल्दी स्टेटस एक बार लगाइए, आज शो करिए आप का, क्योंकि आज मैं खुद स्टूडियो पे बैठा हूं, आज मैं सारी रिपोर्ट लेकर जाऊंगा। तो जल्दी से इसका लिंक स्टेटस पे लगा दीजिए जिससे लोग आपको फॉलो कर सकें। चलिए, तो ये राय जो है, ये सलाह और ये रिक्वेस्ट जो है वो रवि जी की तरफ से की गई है। अब आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाना आपके ऊपर है। अनवर शेख साहब का अगला सवाल लेते हैं, और वही सेक्टर जो रोज़ चल रहे हैं, जिन पर रोज़ सवाल आते हैं, आज भी उन्हीं की जो है हम बहुतायत संख्या देख रहे हैं। अनवर शेख साहब कह रहे हैं मझगांव डॉक इन्होंने ले रखे हैं 5352 रुपये के रेट पर, और शिपिंग कॉरपोरेशन 352 के भाव पर लिए हुए हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाह रहे हैं, आगे क्या करूं, इनमें एवरेज करूं, होल्ड करूं या निकल जाऊं। बड़ी संख्या है सर ऐसे लोगों की जिन्होंने रेलवे और डिफेंस, पीएसयू, जहां पर लोगों ने पैसे लगाए हैं और लोग फंसते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो लोग बजट के पहले थोड़ा घबराए भी हुए हैं। रक्षा क्षेत्र की स्टोरी कैसे दिखाई दे रही है आपको, खासतौर से मझगांव डॉक और शिपिंग कॉरपोरेशन, जो कि युद्धपोत के क्षेत्र से कंपनियाँ आती हैं, क्या अभी बने रहना चाहिए? विपुल जी एक स्टॉक फिर लीक कर दूं? कर दीजिए सर आप। चलिए तो सर पहला स्टॉक जो आपने चर्चा करी शिपिंग कॉरपोरेशन की, जो मेरी दिग्गज लिस्ट में शामिल है बजट के लिए, वो है शिपिंग कॉरपोरेशन। और एक और स्टॉक है जिसे मैं चुन चुन में बोलूंगा, तो वो लास्ट में आएगा। और इस समय डिफेंस काउंटर पे सबसे पहले कोचिन शिपयार्ड की बात कर लें, 2850 आने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अगर आप सोचते हैं कि डिप पे आप निकल गए, आपने लॉस बुक कर दिया, तो आपसे ज्यादा जो है वो धोखा भी इस स्टॉक मार्केट से कोई नहीं खाएगा। बने रहिए, डटे रहिए। कल आपको करना है अगर प्रॉफिट बुक, तो कल का इंतजार करिए। 2850 से पहले अगर काट के चले गए तो दुखी होगा। इसलिए अभी चल रहा है यहां पर 2670, और अभी तो छलांग लगानी शुरू करी है। तो यहां पर 3000 की भी छलांग लगाएंगे, लेकिन 2850 के टारगेट के लिए फिलहाल फ्रेश बाय करना है, कर लीजिए, डरिए नहीं। ये स्टॉक ऐसे नहीं है कि जो मार्केट गिरी तो साफ हो जाएंगे, साफ भी होंगे तो जब चढ़ेंगे तो दुगनी स्पीड से चढ़ जाएंगे, आपको दिखाई भी नहीं देंगे और आप तो बिल्कुल पकड़ नहीं पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है टेक्निकल लेवल पे देखते हैं तो ये लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, फंडामेंटल तो स्ट्रांग है ही है। और दूसरे स्टॉक की चर्चा हम करेंगे आगे चुन चुन में। चुन चुन के में तो आखिरी तक बने रहना है आज आपको। और राहुल यादव जी कह रहे हैं क्या बात है, आज का प्रोग्राम 3000 पार जाएगा सर। कह रहे हैं आप विपुल जी और हमारे गुरु रवि जी, गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत दोनों को बधाई एवं मेरा प्रणाम। मेरा जय श्री महाकाल। मेरा सवाल है कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, कहाँ खरीदारी करें? उसके लिए थोड़ा इंतजार किया। सेक्टर वाइज बहुत डिटेल में बातचीत होगी आखिर में चुन चुन के में, और बाकी बीच बीच में कार्यक्रम के बीच में तो हम शेयर आपको बता ही रहे हैं। तो एक पोर्टफोलियो बनाइए, एक पूरा अमाउंट एक जगह मत रखिए, जो थोड़ा करके 10-10, 20-20% अलग अलग सेक्टर में जहाँ पर उम्मीदें हैं बजट को लेकर के, वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई। और इस बीच अब आगे बढ़ते हैं, और आज से हम एक और नया सेगमेंट शुरू कर रहे हैं, और उसका जिक्र जरा आप कर लेते हैं, सौदा मुनाफे का। तो एचडीएफसी स्काई की तरफ से हमारी खास पेशकश से शुरू हो रही है सौदा मुनाफे का, जिसमें एचडीएफसी स्काई की तरफ से कोई एक फंडामेंटल कॉल या टेक्निकल कॉल दी जाएगी। हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में हम सफ़र रहेंगे विवेक मित्तल। विवेक, बताइए क्या कुछ खास रहने वाला है इस सेगमेंट में? शुक्रिया विपुल जी। अगर देखें तो इस कार्यक्रम में जो खास रहने वाला है, इस सेगमेंट में खास रहने वाला है, वो यही है कि अभी तक जो निवेशक हैं जिनको मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए जो कॉल्स चाहिए होती हैं और टेक्नो फंडा कॉल्स चाहिए होती हैं, वो ज़्यादातर इस सेगमेंट में आपको कॉल मिलती हुई दिखाई देंगी। तो शुरुआत करते हैं पहली कॉल से। आज की पहली कॉल वही मैं कहना था, एचडीएफसी स्काई की तरफ से आज की पहली कॉल कौन सी और क्यों चुना गया? देखिए, हैदराबाद इंडस्ट्री ये एस्बेस्टस शीट बनाने की अग्रणी कंपनी है, और इस पे टेक्नो फंडा कॉल इन्होंने इनिशिएट की है 16 जुलाई को। और आज भी जो रेट चल रहा है करीब 2949 रुपये के आसपास चल रहा है। अगर हम देखें तो इनका जो रिकमेंडेड प्राइस था वो 2780 रुपये था, और इन्होंने जो टारगेट्स दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं।
3542 से लेकर 3600 रुपए के बीच में इन्होंने टारगेट्स दिए हैं। तो यहाँ से एक अच्छा खासा अपसाइड आपको इस काउंटर पर बनता हुआ दिखाई देगा। ये जो कॉल होगी ये 25 नवंबर तक आपको अपने पोर्टफोलियो में रखनी है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगले 4 महीने के लिए अगर आपको कोई काउंटर चुनना है तो वो हैदराबाद इंडस्ट्री HDFC स्काई की तरफ से एक कॉल है। चलिए, तो HDFC स्काई की तरफ से यहाँ पर HIL पे खरीदारी की सलाह दी गई है। अभी 2947 1948 के आसपास शेयर ट्रेड करता हुआ आज ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि लगभग फ्लैट ट्रेड करता हुआ 2780 पे ये कॉल जो है रिकमेंडेड थी, अभी 2900 के आसपास आ चुका है। बताइए विवेक, आज की दूसरी कंपनी कौन सी होगी? दूसरी कंपनी है शिप सेक्टर की लीडिंग कंपनी अवंती फीड्स, जहां पर कि जो आज इस काउंटर पर अगर भाव देखें तो करीब 2.5% ऊपर है, 622 रुपए के आसपास ये काउंटर चल रहा है। और जो इन्होंने कॉल इनिशिएट की थी वो 18 जुलाई को की थी और जो रिकमेंडेड प्राइस था 588 से लेकर 613 रुपए के आसपास की रेंज पे था। तो अगर हम कह सकते हैं कि ये एक रेंज थी जहां पर कि आपको बाय करना है इस काउंटर को। लेकिन जो टारगेट्स हैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स या शॉर्ट टर्म पोजिशनल इन्वेस्टर्स के लिए 660 रुपए के दिए गए हैं। और वहीं अगर कुछ थोड़ा सा भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसके साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो 730 रुपए के टारगेट्स इसमें दिए गए हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी जो ये कॉल है, ये लास्ट जो डे रहेगा कॉल का वो रहेगा 26 नवंबर 2024, यानी कि अगले 4 महीने के लिए ये भी कॉल रहेगी। तो ये लॉन्ग टर्म या मिड टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बेहतरीन कॉल टेक्नो फंडा है। चलिए, तो टेक्नो फंडा कॉल यहाँ पर अवंती फीड्स है। 660 से 730 तक के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आ रहे हैं। 622 के आसपास खरीदिए, 754 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है अवंती फीड्स पे। इसके अलावा जो दूसरी कॉल लेके आइए HDFC स्काई की जो दूसरी कॉल है वो है HIL 3542 से 3600 के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 2700 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी गई है। 2948 रुपये के आसपास का भी मौजूदा भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक, आज की इस चर्चा में शुरू करने के लिए, वह बातचीत करने के लिए और इन दोनों कॉल्स के बारे में बताने के लिए। आगे भी हम आपसे हर रोज़ जुड़ते रहेंगे और HDFC स्काई की तरफ से जो भी रिकमेंडेशंस होगी उसके पीछे के कारण, क्या समयावधि है, इसके बारे में डिटेल में बातचीत करते रहेंगे। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। चलिए फटाफट कुछ आगे बढ़ते हैं और जरा कुछ एक और दर्शकों के प्रश्नों के जवाब लेते हैं। और इस बीच हमें अगला प्रश्न पूछा गया है हमारी तरफ से सबीहा सैयद जी का। आपका प्रश्नों का जवाब हो गया है, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप भेजिए मत। इसके अलावा NHPC को लेकर के जितेंद्र बेड़ा जी कह रहे हैं कि सर 800 शेयर हैं NHPC के, 116 रुपये के रेट पर लिया है, 1 साल होल्ड कर सकता हूँ, प्लीज़ बताएं एवरेज कहाँ पर करूँ। NHPC सर आज तो रिकवरी है, लेकिन हाँ मतलब बहुत थका के आगे बढ़ रहा है। जब लगता है कि अभी 120 क्रॉस करेगा फिर रुक जाता है, फिर वापस आ जाता है, फिर बाजार टूट जाता है। आपकी राय क्या रहेगी NHPC को लेकर के? फिर से सर एक स्टॉक लीक हो गया हमारा। तो फिर मैं यहाँ पर चुन के पावर सेगमेंट से एक स्टॉक है, वो है NHPC, जिसे मैंने शामिल किया था। लेकिन अगर आप Money 9 का प्रोग्राम फॉलो करते हैं और 1 से 2 का शो फॉलो करते हैं तो आप कभी 116 और 17 पे तो NHPC नहीं खरीदते, क्योंकि 118 रुपये पे मैंने यहाँ पर 40% प्रॉफिट बुक करने की राय दी थी। दोबारा एंट्री का जो लेवल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है 104 रुपये से 106 रुपये के बीच में। अब चूंकि कल बजट है तो फिर अभी करंट लेवल पर यहाँ पर कर सकते हैं खरीदारी। और देखिए बिल्कुल आपने विपुल जी सही कहा, थकाता ज़रूर है, चलता है तो एक बार में ही। जैसे अगर आप देखें तो याद होगा 90-95 रुपये से हम लोग बाय देते गए, 117 तक आया, 20% की मलाई हम लोगों ने निकलवा दी, आपके अकाउंट में कुछ बहुत प्रॉफिट लॉक हुआ और तब भी आप प्रॉफिट में हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय ज़रूर लगता है, लेकिन हम ऐसे स्टॉक्स को यहाँ पर कोशिश करते हैं जो आपके पॉकेट में फिट बैठते हो। देखिए अब 100 रुपये किलो का टमाटर खरीदना है तो अगर एक हफ्ता टमाटर अगर बिना टमाटर के काम चल जाए, सॉस से खा सके, तो मुझे लगता है NHPC का खरीद लीजिए एक शेयर। कम से कम कुछ 16-17 रुपये तक पहुंचेगा तो थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा देगा। तो कुछ ऐसा ही हाल है स्टॉक मार्केट का। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पर टेक्निकल लेवल पर 104 से 106 के बीच में कर लीजिए खरीदारी। अपसाइड टारगेट रखिए वापस जो आपने अभी बताया 116 रुपये का, और उस 16 रुपये के आसपास आता है तो फिर एक बार को विपुल जी को तंग करिएगा, परेशान करिएगा, क्योंकि परेशान करेंगे तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन यहाँ पर जरूर मिलेगा। चलिए इस बीच अब जरा अगला प्रश्न ले लेते हैं वंशिका चेटवानी जी का। करिए राधे राधे सर जी, अब आज भी रवि सर के व्यूवर्स का रिकॉर्ड टूटने वाला है, तो चलिए
आपसे ज़्यादा रवि सर देख रहे हैं, बाकी जो हमारे दर्शक हैं कितने उत्साहित हैं और कह रहे हैं कि इन्होंने सवाल थोड़े से ज़्यादा पूछे हैं। PFC के 10 शेयर इन्होंने के पास हैं और कह रही हैं 553 रुपये के भाव पर हैं। इरिडा की फ्रेश बाइंग के बारे में जानना चाह रही हैं, क्या करना चाहिए, और JWL पे ये एवरेज करना चाह रही हैं। 3 सवाल इनके हैं और ये तीनों सवाल इसलिए ले लिए क्योंकि इस तरह के शेयरों पे काफ़ी ज़्यादा सवाल रहते हैं। अभी रेलवे का आपने जिक्र किया, JWL का भी जिक्र आपने किया था, क्या करना चाहिए अब, क्योंकि अच्छी रैली रही, ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। इसके अलावा इरिडा को लेकर के भी बहुत डेली सवाल आते हैं, इरिडा में अब क्या करना चाहिए। 2 दिन की गिरावट के बाद अब थोड़ी सी रिकवरी आ रही है, तो क्या अभी होल्ड करके चलना चाहिए, क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, पहले तो बात कर लेते हैं JWL की, क्योंकि इससे पहले आपने चर्चा करी ही थी कि हमारा स्टॉक इरकॉन मैंने आपको दिया ही था। तो अब चलिए मैं सस्पेंस खत्म ही कर देता हूँ। रेलवे काउंटर आप लोग जीत गए हैं और रेलवे के 2 स्टॉक मैंने सेलेक्ट किए थे जिसमें कि JWL था। अब आपने फंसा ही दिया तो बताना पड़ेगा। और JWL का आप साइड टारगेट यहाँ से देखते हैं तो आपको अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम में 780 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला था इरकॉन, दूसरा हो गया JWL। सवाल हो गया आपका सॉल्व। आपके माध्यम से चुन चुन के स्टॉक का पूरा एक सेक्टर ही लीक हो गया है। तो पेपर लीक नहीं, यहाँ पे सेक्टर लीक होते हैं। दूसरा बात कर लेते हैं इरिडा की। देखिए, एक 250, 260, 272 के जो लेवल है, इन पे इरिडा में खरीदने में रिस्क नहीं है, कम है रिस्क। और अपसाइड मोमेंटम में जाते हैं तो 330 के लक्ष्य हैं। तो फिर अगर बने हैं तो बने रहिए, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। और तीसरा स्टॉक जो आपने लिया था, आपने तो तीनों स्टॉक ही आपके अच्छे हैं। PFC अभी रखिए, 580 के आसपास आएगा तो हम चर्चा करेंगे। और यहाँ पर अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है, तो बने रहिए। ये 272 पे क्या फ्रेश बाइंग भी की जा सकती है इरिडा पे, जब अगर आप 330 के लक्ष्य बोल रहे हैं तो? बिल्कुल, देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि 272-73 का लेवल आपको कल बजट के सेशन में हो सकता है 282 तक दिखा जाए। चलिए ठीक। इस बीच शेखर नायक जी कह रहे हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप दोनों मेरे गुरु हैं, आपको कोटि कोटि नमन। नहीं सर, हम लोग तो आपसे ही सीख रहे हैं और आप जैसे दर्शक रहें हमारे साथ, बहुत बहुत अच्छा लगता है। कह रहे हैं गुरु पूर्णिमा की बधाई। IOB इन्होंने लिए हुए हैं, 67 पे 400 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के। बैंकों को लेकर के अब क्या व्यू निकल करके आ रहा है? बहुत सारी चिंताएं लोग जाहिर कर रहे हैं कि अब पहली तिमाही में जो है वो डिपॉजिट को लेकर के थोड़ा सा दबाव रह सकता है, या फिर बैंकों को लेकर के अभी अगले 1-2 क्वार्टर थोड़े से परेशानी भरे रह सकते हैं। आपकी उम्मीदें क्या है बैंकों को लेकर के, और इनके प्रश्न का भी उत्तर जानना चाहेंगे। देखिए विपुल जी, अब मैं तो ये शेयर तो नहीं लीक करने वाला हूँ, ठीक। लेकिन फिलहाल हाँ ये जरूर है कि चूंकि IOB की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि IOB की स्टॉक को मैंने रिकमेंडेशन आपको 62 के आसपास भी दिया था, 75 का टारगेट दिया था, और आपने देखा कि इसकी चाल चली, 71, 65 तक पहुंची और वहां से वापस एक करेक्शन देखने को मिला, फिर से 65 के पास ट्रेड हो रहा है। तो ऊपर नीचे हम चलेंगे भी उसी हिसाब से, ऊपर नीचे 65 खरीदने का लेवल, 75 प्रॉफिट पार्शियल बुक करने का लेवल। तो हर बार हर ट्रेड में आपको इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाकर चलनी है। बैंकिंग काउंटर को चुन चुन के में भी चर्चा करेंगे, हो सकता है इनका कुछ सेगमेंट ऐसा भी हो जिसमें बैंकिंग की चर्चा तो होगी, और ऊपर से दूसरा, इस समय जो अभी पूरा का पूरा बजट है वो बैंकिंग सेक्टर के बिना पूरा नहीं होगा, तो इसलिए आप लोग बने रहिए। लेकिन इस समय IOB को अगर आप देख रहे हैं, ले लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, 65 रुपये किलो तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर वेजिटेबल भी खरीदने जाएंगे तो 65 रुपये किलो में कुछ नहीं मिल रहा है, शायद आलू मिल रहा है इस समय, 50 रुपए किलो आलू मिल रहा है, वो भी 15 रुपए डिस्काउंट पे। तो अगर वो मिलता है तो मैं IND खरीद लूंगा। तो सब्जी खरीदने से ज़्यादा अच्छा शेयर खरीद दो, ज़्यादा अच्छे पैसे देने वाले हैं। बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ 2150 से ज़्यादा दर्शक जो है वो सिर्फ YouTube के माध्यम से लाइव देख रहे हैं, तो बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी को शुक्रिया। फेसबुक और ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, तो ऐसे ही आप लोग उत्साह हम लोगों का बढ़ाते रहिए और हम लोग आपके लिए कोशिश करेंगे कि जितनी बेहतर एडवाइस हो सकती है वो रवि जी के माध्यम से आप लोगों को तक पहुंचाई जाए। गौतम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फ़ोन लाइन पर, और गौतम जी को नमस्कार। गौतम जी नमस्कार, कहाँ गए सर? मुझे लगता है गौतम जी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही, नेटवर्क का कुछ समस्या है। लेकिन गौतम जी का सवाल जो है स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए ताकि उनका प्रश्न जो है वो हम डिस्कस कर लें।
एमएमटीसी में एंट्री लेवल बनता है क्या? अभी एंट्री करना चाह रहे हैं एमएमटीसी के अंदर, अभी तक एंट्री की नहीं हुई है, लेकिन अब खरीदारी एमएमटीसी में करना चाह रहे हैं। क्या अभी खरीदारी करनी चाहिए? अभी का जो मौजूदा भाव है 2.25% ऊपर 88 रुपये का शेयर चल रहा है। सर क्या सलाह रहेगी? नज़रिया हमें नहीं पता है, लेकिन एमएमटीसी में खरीदारी करना चाह रहे हैं। अरे भैया पीएसबी खरीद लो ना। अभी थोड़ी देर पहले आईओबी, अभी तो थोड़ी देर पहले चर्चा हमने करी है 64 रुपीज़ में। 88 में क्यों खरीद रहे हो जब ये अब 55 रुपीज़ तक आने की क्षमता रखता है? फिलहाल रिवर्ट हेड एंड शोल्डर बन रहा है, गिर रहा है स्टॉक, डेली वीकली और इंट्राडे में है डाउन। तो करनी है आपको मेक, यहाँ से डिस्टेंस बनाना है। और इस एमएमटीसी स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इमीडिएटली काट लीजिए, और काट करके अगर आपको लेना है तो ले लीजिए आईओबी। अगर सपने देख रहे हैं कि मल्टी बैगर बनेगा तो फिलहाल तो उम्मीद नहीं दिखाई देती, इसलिए यहाँ पर आईओबी में चेंज हो जाइए अभी, चूंकि इस डिस्कशन में आया है। अदरवाइज इस सवाल के माध्यम से आपका धन्यवाद भी करूंगा। सही टाइम में निकल जाइए, क्योंकि जल्द ही ये 78 रुपए तक पहुंचने वाला है। बाकी चॉइस आपकी है। चलिए, तो ये राय निकल करके आती हुई निकल जाइए सर। बहुत विकल्प हैं, तो आईओबी का विकल्प आपको सुझाई दिया गया है, तो आप वहाँ निवेश करें, वो आपका निवेश सुरक्षित रहेगा। और अच्छी बात ये कि आपने निवेश करने से पहले पूछा है। चलिए, आदर्श पांडे जी ने मनी 9 को 450 रुपये भेजे हैं, तो शुक्रिया आदर्श जी। और कह रहे हैं कि नमस्कार सर, कह रहे हैं पीएसयू में तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर, क्या इस वक्त थोड़े कैश पे बैठें या फिर फुल्ली इन्वेस्टेड रहें? दूसरा इनका जो प्रश्न है वो है कैपली पॉइंट शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। एक मिनट मुझे जरा चेक करने दीजिए। और ये इन्होंने ख़रीदे हुए हैं, अभी जो है ये शेयर चल रहा है 1492 के, कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज़ के नाम से ये शेयर है, और 1535 पे इन्होंने लिए हुए हैं और 1492। तो यहाँ पर इनको 40, 42, 45 रुपये का नुकसान हो रहा है। आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या चूँकि जहाँ पर इनको अच्छे मुनाफे हो रहे हैं पीएसयूज़ में, मुनाफा बुक करना चाहिए? और दूसरा एक इन्होंने कैपलिन पॉइंट लिया हुआ है, अगर आप ट्रैक करते हो तो आपकी टिप्पणी। देखिए, पहली बात तो विपुल जी, पीएसयूज़ की स्टोरी ओवर होने वाली नहीं है। और मैंने आपके जो पोर्टफोलियो बनवाए हैं जरा एक बार वापस देखिएगा। पीएसयू जरूर हैं ज़्यादातर स्टॉक्स, लेकिन हर एक अलग अलग सेक्टर से हैं, चाहे वो बैंकिंग काउंटर से हो या फिर आपका पावर काउंटर से हो, एनर्जी काउंटर से हो, ऑल मार्केटिंग कंपनीज से हो। मुझे ऐसा लगता है अगर आप पीएसयूज़ में इन सेक्टर्स के स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल बने रहिए। और अभी फिलहाल प्रॉफिट बुक करने का वक्त तो नहीं आया है। और अगर वक्त की बात करें तो 30-20% तो मैं इसलिए आपको बुक करा देता हूँ कि थोड़ा बहुत निकालते रहिए, घर वालों को थोड़ी मिठाई खिलाते रहिए, एंजॉय भी करते रहिए। आज जिस तरीके से सावन का पहला सोमवार है तो मंदिर अगर जाने वाले हैं तो मंदिर भी दर्शन कराइए, थोड़ी उसी बहाने ही मिठाई लाइए, घर वालों के साथ खाइए, मुंह मीठा करिए, कल के हलवे का इंतजार करते हैं। तो इस तरीके से एंजॉय करते हुए काम करिए। फिलहाल अभी आपको पीएसयूज़ में बने रहना है। दूसरा, आपका जो इस स्टॉक की बात कर ले, 1493 चल रहा है। अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं, आपको इस पे नहीं रुकना है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल एग्जिट कर लीजिए और इसके बदले में जो हम आज स्टॉक्स कर रहे हैं उनको ले लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपकी नहीं सुनूंगा, बना रहूँगा, अब कहाँ बना रहूँ, कितना बना रहूँ वो बताऊँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल 1400 के नीचे अभी चल रहा है 1493। मैं जान रहा हूँ कि मैं क्या दे रहा हूँ। 1400 के नीचे अगर ये क्लोज करता है तो पूरी तरह से डाउन टेरिटरी पे चला जाएगा और रिकवरी नहीं दिखा पाएगा। लेकिन अगर ये अभी 1493 है और 1520 के ऊपर, नोट कर लीजिए पेन पेपर लेके, बाद में मत कहिएगा कि मैंने समझा नहीं, 1520 के ऊपर निकल जाता है तो फिर डटे रहिएगा, बने रहिएगा और वापस आपको ये दिखाएगा लेवल 1580 का, और वहां पर आते ही कहिएगा नमस्ते। और अभी फिलहाल इन लेवल्स का ध्यान रखिए। और अगर इमीडिएट आपको लगता है कि नहीं, मुझे एक्शन अभी आपने बता दिया, अब मैं अभी स्विच करना चाहती हूं, तो क्विट करने में कोई जो है वो देरी मत करिए, निकल भी सकते हैं। तो मैंने तीनों ऑप्शन आपको दिए हैं विपुल जी, बाकी आप बताएं। नहीं, बिल्कुल, जो आपने तीनों विकल्प हैं और ये अपनी सुविधा अनुसार, अपने विवेकानुसार निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, तो ये आप निर्णय लीजिए आपको क्या करना है। और इस बीच आशीष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगले दर्शक हमारे। आशीष जी को नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आशीष जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। चंडीगढ़ से बोल रहे हैं, चलिए बड़ी अच्छी जगह से बोल रहे हैं आप। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर मेरे पास आईटीडी सिमेंटेशन के 190 शेयर है एट द रेट ऑफ 478। 478, अच्छा। मेरा होल्डिंग, जी सर, होल्डिंग पीरियड सर 1 मंथ है। 1 मंथ है,
चलिए खैर, अब एक महीने का नज़रिया है, 478 पर आपने लिया हुआ है, 22 रुपये के आसपास का आपको यहाँ पर मुनाफा हो रहा है। लेकिन कोई ना कोई आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। बजट के इर्द गिर्द हो सकता है किसी भी तरफ का एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़ा जब इवेंट होता है तो वोल्टिलिटी थोड़ी बढ़ी रहती है। रवि सर, आपकी सलाह क्या रहेगी? क्या कोई इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे? बिल्कुल आपने सही बताया, 490 का स्टॉप लॉस रख लीजिए और अप साइड में 520 आता है तो चाहे बजट आए या ना आए, बजट में क्या होगा क्या नहीं होगा उससे चिंता करने की क्या ज़रूरत है। 520 के आसपास आता है, पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और ज़रा संभल के रहिएगा साहब, क्योंकि अगर ये स्टॉक 480 के नीचे गया तो आपकी वापस जा कर के इसकी क्षमता आएगी 420 रुपये के आसपास। हालांकि 420 का नंबर अच्छा नहीं होता, लेकिन एनीवे कोई बात नहीं। फिलहाल आप अभी अभी बने रहिए और 520 के आसपास आता है, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक महीने वेट करने की क्या ज़रूरत है, जब अभी मिल सकता है तो निकल जाइएगा। चलिए, इस बीच मनोज गर्ग जी ने मनी 9 को 100 रुपये भेजे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। कह रहे हैं नमस्कार विपुल जी और रवि जी, आज मेरा सवाल ले लीजिए। मेरे पास रेडियंट CMS के 100 शेयर हैं 90 रुपये के भाव पर, काफ़ी समय से होल्ड करके रखा है, नज़रिया लंबा है, तो रवि जी बताइए मैं क्या करूं? लंबा इनका नज़रिया है, अभी 79 के आसपास मौजूदा भाव देखने को मिल रहा है और इन्होंने 90 ले रखा है, तो 11 रुपये पर शेयर का अभी भी नुकसान हो रहा है, जबकि काफ़ी लंबे समय से इसमें होल्ड कर रहे हैं। पिछले एक महीने में करीब ½ %, पिछले 6 महीने में 10-10% और पूरे साल में 20% का नेगेटिव रिटर्न इस शेयर में रहा है। जब बाज़ार इतना तेज़ चल रहा था तो फिर एक बार मान लेते कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई। रवि सर, आपकी सलाह क्या रहेगी? और काफ़ी लंबे समय से होल्ड कर रहे हैं शेयर में, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस काफ़ी रही है। अच्छा विपुल जी, अगर आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक होता और मैं इतने स्टॉक की चर्चा कर रहा था, आप कौन सा स्विच करके जाते? आज चलिए आप बताइए। नहीं, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, आप कौन सा स्विच करके जाते, कौन सा लेते? बहुत स्टॉक की अभी हमने चर्चा करी है। नहीं तो फिर मैं कोशिश करता, रेलवे पे थोड़ा सा मुझे ज़्यादा भरोसा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी और ज़्यादा जो है निवेश होना चाहिए। बुलेट ट्रेन का जिक्र अभी से होने लगा है, तो मुझे लगता है कि जो आपने ये 2 शेयर रेलवे के बताए हैं उस पर मेरा भरोसा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आप बताइए। आप जी बिल्कुल, विपुल जी को भला पीछे मैं छोड़ सकता हूँ। विपुल जी की खास बात यही है कि भाई साहब ये जिस चीज़ को पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं। मतलब लोग कहते हैं ना, वो आपने डायलॉग सुना होगा, जो कमिटमेंट कर दी तो फिर उसके बाद मैं अपनी आपकी नहीं सुनता, विपुल जी की नहीं सुनूंगा तो मैं जाऊंगा कहाँ। इसलिए बहुत सही, बिल्कुल सही कहा विपुल जी ने। और आपके पास मैं नाम नवीनीकरण कर देता हूँ, क्योंकि विपुल जी ने शायद नाम इसलिए नहीं लिया होगा क्योंकि सभी को रेगुलेशंस बहुत होते हैं, बट लेकिन आप इरिकॉन या JWL शिफ्ट हो जाइए। दुख दे रहा है, काहे का दुख लेना सर, किस बात का पेन? 20% का नुकसान आप पूरे साल में स्टॉक ने दिखा रखा है, अभी भी चल नहीं रहा है, दुनिया चल रही है, ये वहीं खड़ा हुआ है, और जो खड़ा है वो पड़ा है तो चलेगा नहीं। तो यहाँ से ऑप्शन, बल्कि अगर छोटे स्टॉक में ही जाना है तो दूसरा ऑप्शन भी अभी मैंने दिया था जस्ट अभी, बैंक का IOB। अगर आप चाहे तो इरिकॉन और IOB, यानी दोनों आई चपक रहे हैं, तो यहाँ से बनाइए I² और बना लीजिए स्टॉक में इससे दूरी और उसमें कर जाइए एंट्री, जिससे कि आपको मिल सके फायदा।